एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा घर पर कुछ अतिथि आए हुए हैं। माँ ने कहा कि इन्हें प्रणाम करो, यह हमारे बहुत ही खास मेहमान है। मेरी उम्र 17 साल थी, इसलिए खास मेहमानों का मतलब तुरंत समझ गई। सोचा न जाने माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। पता चला वो लोग बहुत ही खुशहाल घराने से हैं और मैं खूबसूरत थी। दोनों तरफ के हालात सामने हैं, इसलिए रिश्ता पक्का हो गया और मैट्रिक के एग्जाम होते ही मेरी शादी अमित से हो गई। हमको खबर न थी कि वो दिमागी हालत के ठीक नहीं है। देखने में तो वो बिल्कुल ठीक लगते थे, बातचीत करने से भी पता नहीं चलता था कि उसके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बनकर उनके घर गई तो पहली ही रात उन्होंने इस तरह से मेरा स्वागत किया कि खुद तो खाना खा लिया और मेरा किसी ने ख्याल तक न किया। यूं शादी की पहली रात ही मुझे भूखा सोना पड़ा कि जब दूल्हे राजा आए उनकी अजीब अजीब हरकतों से डर कर एक तरफ बैठ गई। शादी के अगले ही दिन मेरे पति का जन्मदिन भी था। घर पर पार्टी रखी गई थी। मेरे घर वाले पार्टी में आए तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे भी साथ जाना है। मेरी तड़प देखकर माँ का दिल पसीजा। यूं उन्होंने मेरी सास से मिन्नत की और मैं अपने घर वालों के साथ जन्मदिन की पार्टी के फौरन बाद मायके वापस आ गई। जब बस मेरे ससुराल से मायके को चली तो सबसे पहले मैं ही दौड़कर बस में चढ़ गई। ये भी समझना थी कि सास ससुर से इजाजत ही ले लेती। वही आंखें जो कल रो रही थी, मायके लौटने की खुशी में चमक उठी थी। खैर, मायके में एक हफ्ता गुजर गया। प्रार्थना करती थी कि भगवान करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए, और वो भी ना आए। मुझे तो किसी बात की फिक्र न थी, लेकिन माँ बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। इधर मैं अपनी सहेलियों से मिलकर इतनी खुश थी कि जैसे वापस जाना ही नहीं है। मेरा ससुराल दिल्ली में था और मैं ब्याह कर मेरठ सिटी से गई थी। 10 दिन गुजरे थे कि दिल्ली से मौसी जी की लड़की आ गई। बोली, कुछ होश भी है रूहानी, तुम्हारा दुल्हा कितना उदास है वहाँ और तुमसे बहुत नाराज है। उसी ने मुझको समझा बुझाकर राजी किया कि मैं अमित को फोन करूं। उसने ही फोन भी मिला कर दिया। फोन अमित ने उठाया। उसकी आवाज सुनी तो मुझको बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुंह से ना निकलती थी। उधर प्रियंका थी कि कह जा रही थी कि कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, मैंने कौन सा अपनी अक्ल से काम लेना था। जो वो कहती थी वही मैं फोन पर दोहराती जा रही थी। मैंने अपने दूल्हे से कहा कि आप लोग लेने नहीं आए, इस वजह से मैं नहीं आई। ये प्रियंका के कहने से कहा था। अगले दिन ही अमित अपनी बड़ी बहन के साथ मुझे लेने आ गया। उसको देखकर मैं तो छुप गई। माँ ने सजा संवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर उसके साथ रवाना कर दिया। मेरी उम्र कम थी, तभी हरकतें भी बच्चों जैसी थी। मैं अमित की परवाह ना करती और अपने आप में मग्न रहती। वो भी अपनी हरकतों का राजकुमार था कि कभी मेरे पीछे भागता और मैं आगे और वो पीछे। सारे घर में शोर मचा रहता। कभी हवाई कलाबाजी लगाता और मैं हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। फिर सोचती कि दूल्हे ऐसे तो नहीं होते। ये पागल जब खुश होता है तो बंदरों की तरह उछल कूद करने लगता है। तभी ये सोचकर आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। मेरे रोने से अमित को खुशी मिलती थी। मैं रोती तो वो और रुलाने वाली बात करता। कभी छड़ी उठाकर मारने लगता ताकि ये और रोए। मैं बचने के मारे दौड़ती, कभी आंगन में कभी छत पर। उसको खूब चक्कर लगवाती। वो थक कर बैठ जाता तो मुझको रोते रोते हंसी आ जाती और मैं तालियां बजाने लगती। ये तमाशा पड़ोसी भी देखते, अफसोस करते, कभी दांतों में उंगलियां दबा लेते। मैं 2-3 दिन ही अमित के कमरे में सो पाई। फिर मैंने वहां सोना बंद कर दिया क्योंकि वो मुझे रात भर सोने ना देते थे। बहुत डराते थे। उनको पता चला कि मैं बिल्ली से डरती हूँ तो बिल्ली पकड़ कर ले आते और डराते। एक रात बिल्ली पकड़कर वॉशरूम में बंद कर दी, फिर मुझे भी बंद कर दिया। बिल्ली को देखकर मेरी जान निकल गई। वो तो शुक्र था कि वॉशरूम में खिड़की थी। मैंने खिड़की खोली तो बिल्ली आराम से कूदकर बाहर निकल गई। मगर अमित तो मेरे डरने से इस कदर खुश हुए कि क्या बताऊं। उसके बाद तो सारी रात मुझको वॉशरूम में बंद रखते और मैं बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ती रहती, खुशामद करती, माफी मांगती। मगर वो मुझको तंग करके ही खुशी महसूस करते थे। कहते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए ऐसी हरकतें करता हूँ। अब मैं डरकर अमित की हर बात मान लेती थी। उनकी हरकतें ऐसी होती थी कि मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास सोने लगी। अमित को और गुस्सा आया। वो घर में तोड़फोड़ करने लगे। तब मेरी सास ने समझा बुझाकर फिर से उसके पास भेज दिया और अपने पास सुलाने से मना कर दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी। वो मूड में आकर प्यार की बात करते, कभी मुझ पर ठंडा पानी डाल देते कि ठंड से मेरी जान निकल जाती। थोड़ी देर बाद पांव पकड़कर माफी मांगने लगते। मैं ऐसी पागल थी कि माफ कर देती, फिर से उसके साथ बातें करने लगती।
मगर जब 6 बज जाते और दिन का उजाला खत्म हो जाता, रात होने लगती, डर लगने लगता कि न जाने अब ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तब प्रार्थना करती, हे भगवान, कभी रात ना आए कि मैं इस जालिम के इस जुल्म का शिकार बनूं। ये रविवार की शाम थी। उसने मेरे साथ बड़ी बेदर्दी का व्यवहार किया। मेरे बाजू और कमर पर इस तरह दांत गाड़े कि जिससे खून रिसने लगा और मैं तकलीफ से बिलबिलाने लगी। मगर वहां मेरी आवाज सुनने वाला कोई न था। किसी तरह कमरे से निकल पाई और भागकर सास के कमरे की तरफ गई। तभी ससुर जी की आवाज सुनाई दी। वो कह रहे थे कि अमित की माँ बच्चों को अपने पास ले आओ, शायद वो पागल उसको मार रहा है। रहने दो, मर नहीं जाएगी। आज ले आई तो रोज ही इधर आएगी, खुद ही आदी हो जाएगी। अब बेटे को संभालना उसका काम है। जब सास की बातें सुनी, दुख से बेकाबू हो गई और मेरी दहाड़े निकल गई। जिनका मैं आसरा ढूंढ रही थी वो ऐसी बात कर रही थी, अलबत्ता यहाँ मेरा कोई न था। तभी मेरी चीख सुनकर ससुर जी को रहम आ गया। उस रात तो उन्होंने मेरी सास को मजबूर किया कि वो मुझे अपने साथ सुलाए। तब उन्होंने मुझको साथ सुलाया। सुबह अमित ने आकर माफी मांगी। माँ से कहा कि जब मेरा सर घूमता है तो मैं सुकून की गोलियां खा लेता हूँ। इसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जिद की, अंकल मुझे मेरे मायके छोड़ आए, वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हाल में भूखी मर जाऊंगी। आपका बेटा दिमागी मरीज था, आपने ये बात मेरे बाबा से क्यों छुपाई? उन्होंने कहा, बेटा उसने मोहल्ले के किसी छोटे बच्चे को सताया था तो उसके माँ बाप ने उसको पकड़कर जेल में बंद करा दिया था। तब मैं लंदन में था और अमित की उम्र 15 साल थी। जो उसको थाने ले गए थे उन्होंने पैसे देकर उसको बहुत पिटवाया था, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। मुझको खबर मिली, फौरन लंदन से आ गया। इसका हमने काफी इलाज करवाया, तब ये ठीक हो गया। अब फिर से इसके रवैये में बदलाव आने लगा। कभी सही होता, कभी ऐसा हो जाता। डॉक्टर ने कहा कि शादी कर दें, ये ठीक हो जाएगा। बेटी रूहानी, हमारी आपसे दुश्मनी तो नहीं थी। हमने इस उम्मीद पर इसकी शादी कर दी कि ठीक हो जाएगा। तुम हमको माफ कर दो। मैं खुद ये फैसला कर चुका हूं कि तुमको मायके छोड़ आऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया। अमित से कहा कि जल्दी वापस आ जाऊंगी। कसम खाओ कि आ जाओगी, मरती क्या ना करती। मैंने कस्में भी खा ली। अमित ने अपने बाबा से जिद की कि मैं भी साथ जाऊंगा और उसको वापस लेकर आएंगे। जैसे ही मायके की दहलीज पर कदम रखा, मैंने रोना शुरू कर दिया। घरवाले समझे कि उदासी की वजह से रो रही हूँ। उसी वक्त मेरी सहेली नीलम आ गई, जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी। नीलम ने जब मेरी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर मेरी कमीज से रिश्ता हुआ खून लग गया। वो परेशान हो गई, बोली, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी कमर पर खून लगा हुआ है। माँ ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कमरे में ले जाकर मेरी कमर देखी, जो दांतों और नाखूनों से फटी हुई थी। मेरा बदन जख्मी देखकर माँ तो चीखने चिल्लाने लगी। उनको तब पता चला कि मैं इस कदर जख्मी हूँ। सच बता, क्या मामला है? मैंने कहा, माँ अमित दिमागी मरीज है। कभी प्यार जताता है तो मेरा मुंह मिठाइयों से भर देता है और कभी सचमुच का ड्रैकुला बन जाता है। माँ, मुझको वहां रहने से डर लगता है। बताओ कि कब तक मैं ये बर्दाश्त करूंगी। मुझको डर लगने लगा है किसी दिन वो मुझे जान से ना मार दे। उससे पहले कि मैं उस पागल के हाथों कत्ल हो जाऊं, भगवान के लिए मुझे बचा लो। मैं तो दर्द से भरी आई थी, फरियाद करते चुप ना हो रही थी। मेरी हालत देखकर माँ के आंसू बह निकले। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि मैंने अपनी कम उम्र बच्ची को इसलिए तो आप लोगों के हवाले ना किया था कि आपका बेटा उसका यह हाल कर दे। अब मैं उसको आपके साथ कभी नहीं भेजूंगी और आप अकेले वापस घर जाएंगे। ससुर जी तो चुप रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ठीक कह रही हूँ। अमित अलबत्ता परेशान लग रहा था। बाप ने कहा, अब चलो अमित, बाद में हम तुम्हारी दुल्हन को ले आएंगे। अजीब बात यह है कि जब वो जाने लगा तो कहने लगा, अच्छा रूहानी बहन, बाय बाय। ये सुनकर मेरी माँ ने सर पकड़ लिया। उनके जाने के बाद हमने सुख का सांस लिया और फैसला कर लिया कि बस अब उनसे हम रिश्ता खत्म कर लेंगे। 2 महीने मायके में सुकून से रही। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तब ये मालूम हुआ कि मैं उस पागल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये खबर ऐसी थी कि पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस बंधन को हम तोड़ रहे थे, जैसे उसे कुदरत और मजबूत कर रही थी, अब तो मेरे पैरों में ये जंजीर पड़ गई थी। बहरहाल हम खामोश रहे और कुदरत के फैसले का इंतजार करने लगे। सही वक्त पर मेरी बच्ची पैदा हो गई। उसकी खबर हमने ससुराल वालों को न दी, फिर भी किसी तरह उनको खबर पहुंच गई और वो बच्ची को देखने के बहाने आ गए। सास ससुर कसमें खाने लगे कि हमने अमित को अस्पताल में दिखाया है और उसका इलाज करवाया है। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात का यकीन नहीं है तो बेशक उस डॉक्टर से चलकर पूछ ले जिससे इलाज करवाया है। अब अगर आपकी बेटी को हमारे घर में किसी किस्म की शिकायत हो तो हम जिम्मेदार हैं।
एक बार हमारी बहू और बच्ची को हमको दे दो, हम इनको लेने आए हैं। मेरा तो जी ना चाहता था कि उनकी शक्ल देखूं। मामी जी बीच में बढ़ गई। उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। बाबा की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हमारे सर पर मामा जी ही थे। उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि अगर रूहानी को कुछ नुकसान पहुंचा तो मेरा गिरेबान पकड़ना। बस इसी तरह माँ को मजबूर किया कि वो लाचार मान गई। यूं मुझको सास ससुर के साथ एक बार फिर इस घर लौटकर आना पड़ा, जहां दुख दर्द तकलीफ मेरे इंतजार में थी। कुछ दिन भी सुकून से न गुजरे कि अमित पहले जैसा हो गया। शायद वो पैदाइशी ही दर्द देना पसंद करता था। हर बार वही वहशत, वही दर्द, अपने आप तक तो हौसला पैदा कर भी लेती। अब तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, इसको मुझे दे दो, मैं अपनी बच्ची के फोटो लेता हूँ। नन्ही मुन्नी फूल सी बच्ची के तेज सर्दी में सारे कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाने लगी, ये क्या कह रहे हैं, उसको सर्दी लग जाएगी। कहने लगा, इस तरह बच्चों की तस्वीर अच्छी आती है। उफ भगवान, मेरा दिल का सुकून खत्म हो गया। ससुर जी को भी पूरा अंदाजा था, तभी वो आधी आधी रात तक हमारे कमरे के बाहर टहलते रहते थे। जब तक अमित गहरी नींद सो नहीं जाता था, मगर मैं तो पक्की नींद सो ही नहीं सकती थी कि जाने कब उठकर ये पागल मेरी बच्ची का गला दबा दे। एक दिन मैं वॉशरूम में नहा रही थी और बच्ची पालने में सो रही थी। ससुर जी का ध्यान तो मेरी बच्ची की तरफ रहता था। तब उन्होंने जाने क्या देखा कि कमरे में जाकर बच्ची को पालने से उठाकर बाहर ले आए। जब मैं नहाकर निकली तो मैंने देखा कि वो पोती को सीने से लगाए टहल रहे हैं। उन्होंने बच्ची को मेरी गोद में देकर कहा, बेटी आज मैंने जान लिया है कि तेरा और तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। बेहतर है कि तुम अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाओ। अमित के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। हमने समझा था कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुदरत को मंजूर नहीं है। इसलिए इससे पहले कि कोई नुकसान हो तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ, तुम हमको माफ कर देना। ये कहकर वो रोने लगे। मैं बच्ची को लेकर मायके आ गई और फिर ससुराल न गई। मेरी माँ ने तलाक के बारे में कहा। ससुर जी ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। अब मैं आजाद थी। सबने माँ से कहा कि तुम्हारे पति का स्वर्गवास हो चुका है, कब तक जवान बच्ची को घर में बिठाओगी, इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही कांप जाती थी। माँ ने मेरी बेटी को संभाला और मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मामा जी ने मेरी पढ़ाई के खर्चे उठाए और किसी वक्त की परवाह किए बगैर मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। माँ ने कहा कि टीचिंग की लाइन अच्छी है, तुम इसी को अपना लो। 2 साल और पढ़ना पड़ा। उन दिनों बीएड होता था, तब स्कूल में सरकारी नौकरी मिलती थी। बस बीएड भी किया। तब तक मेरी बेटी मंजू 7 साल की हो चुकी थी। नौकरी के लिए साल भर तक फॉर्म भरती रही। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर लग गई। ये टीचिंग का पैसा मेरे लिए इज्जत और तरक्की की सीढ़ियां साबित हुई। एमए एमएड किया, कॉलेज में लेक्चरर हो गई। एक दिन आया कि कॉलेज में प्रिंसिपल के स्थान पर पहुंची। मेरी जिंदगी की बड़ी कामयाबी थी। मेरी बेटी भी मेरे कॉलेज में पढ़ी, फिर उसे स्कॉलरशिप मिली। लेकिन मुझे उसकी शादी की फिक्र हुई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर दिल डरता था कि अपनी किस्मत से डरी हुई थी, तभी बेटी का रिश्ता करने से डरती थी। आखिरकार माँ ने हिम्मत की और अपने जानने वालों के एक घराने में रिश्ता तय कर दिया कि ये लोग सालों के देखे भाले और जाने पहचाने लोग थे। लड़का हमारे सामने बड़ा हुआ और पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। मंजू का रिश्ता मैंने रोहित से कर दिया और वो बहाकर दूसरे शहर चली गई। बाकायदा फोन करती और मुझको तसल्ली देती कि फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब रिटायर हो चुकी थी, पेंशन से अच्छा गुजारा हो जाता है। बड़ी बहन का बेटा मेरे पास रहता है, उसके बच्चों से तन्हाई का एहसास मिट जाता है। उन दोनों की ये कहानी नजरों से गुजरे तो बदन में सनसनी सी दौड़ जाती है। मुझे अपनी बीती याद आ गई। ईश्वर हर बेटी को ऐसे अपंग हाथ से बचाए कि बेटियां तो दिल का सुकून होती हैं। उनको फांस भी लग जाए तो माँ बाप तड़प जाते हैं। अगर औलाद दिमागी तौर पर नॉर्मल न हो तो माँ बाप को करना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए किसी लड़की या लड़के की जिंदगी तबाह न करे। उनकी जिम्मेदारी है कि उसको खुद संभाले, किसी बेगुनाह और मासूम लड़की की जिंदगी से न खेले। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।